तो जय हिंद। अमलेश जी के कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में आपने भारत के मिट्टी के बारे में पढ़ा था, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे होंगे, आज का नया चैप्टर है भारत का राज्य व्यवस्था। तो भारत की राज्य व्यवस्था में अंग्रेज़ों का योगदान काफ़ी रहा है। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। क्योंकि भारत पर अंग्रेज़ों का शासन लगभग 200 वर्षों तक रहा है, जिसकी शुरुआत व्यापारिक कार्यों के आगमन से हुआ था। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ बिंदुओं को जानेंगे। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा उन्हें मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का विस्तृत अधिकार दिया। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, जिसमें राजस्व एवं न्याय का अधिकार प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में देखेंगे कुछ बिंदु। ये विस्तार पूर्वक है दोस्तों। इसमें से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको हम याद कर लेंगे अभी ही। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रथम कदम था ये दोस्तों। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, जिसमें पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर को रखा गया। कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब प्रथम बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में 1774 ईस्वी में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 3 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे देखते हैं क्या मुख्य पॉइंट है। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको कंपनी की गवर्निंग बॉडी बोला जाता है, के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण स्थापित किया गया। सैन्य, नागरिक, राजस्व मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों। इन्हें 1 से 2 बार पढ़ेंगे या 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा। इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं 1781 का बंदोबस्त कानून। 1781 का बंदोबस्त कानून, इसमें क्या है दोस्तों? देखते हैं। राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। न्यायालय हिंदुओं को निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं को और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों को बाद या मामले तय करेगी। ये इसमें 1781 के बंदोबस्त कानून में लिखा गया दोस्तों। आगे देखते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम में कौन कौन सा मुख्य बिंदु है? 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। काउंसिल के निर्णयों को अभिभावी या ना मानने का अधिकार इसमें प्राप्त किया गया 1786 के अधिनियम में। आगे देखते हैं, आइए 1793 का चार्टर कानून, इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है हम यहाँ देखेंगे। आइए, काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी अथवा ना मानने का अधिकार सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक बढ़ा दिया गया। मतलब भविष्य में भी गवर्नर जनरल आपके काउंसिल के जो निर्णय है उसको नहीं मानने का अधिकार को कंटिन्यू रखा गया।
गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ। भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा, यह 1793 के चार्टर कानून में लिखा गया दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट 1793 के चार्टर कानून को हम देख लेंगे 1 से 2 बार, ये दोस्तों याद हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 1813 का चार्टर कानून। आइए 1813 का चार्टर कानून भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुत्व स्थापित किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। भारत के स्थानीय सरकार द्वारा व्यक्तियों पर टैक्स लगाया, करारोपण किया गया। कर नहीं देने पर दंड का व्यवस्था किया गया। तो ये हमारा 1813 के चार्टर कानून में ये सारे व्यवस्थाएं थी दोस्तों। आगे देखते हैं हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण थे। कंपनी के राजनीति एवं व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया दोस्तों। मतलब कंपनी जो पहले राजनीतिक और व्यापारिक कार्य दोनों देखती थी, अब वो अलग अलग कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्य और प्रशासन पर और नियंत्रण प्राप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार बोले तो ब्रिटेन के संसद, उसको और नियंत्रण प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब क्या हुआ दोस्तों, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि दोस्तों 1833 तक आते आते अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर हिस्सों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। इसमें दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं दोस्तों और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। बंबई और मद्रास के गवर्नर को विधायक संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। मतलब अब कानून नहीं बना सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले व्यापार करती थी अब शासन करना शुरू कर दिया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम में कौन कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ दोस्तों। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता को प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं इसके मुख्य पॉइंट। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। 1854 का मैकाले समिति कब आया था, ये पूछे जाते हैं, जिसमें 1854 हम बोलेंगे। संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अब संसद को यह अधिकार दिया गया कि कंपनी का जो शासन हो रहा था भारत में वो किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। पहली बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। मतलब स्थानीय लोगों को भी पहली बार शामिल किया गया। आगे देखते हैं हम 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में देखेंगे। इसके मुख्य पॉइंट क्या क्या हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर गवर्नर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना गया दोस्तों। तो भारत का
प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। मतलब लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई दोस्तों। पहले द्वैत शासन थी, अब इसको समाप्त कर द्वैत शासन को समाप्त कर दी गई दोस्तों। आगे देखते हैं, एक नए पद का सृजन हुआ जिसका क्या नाम था? भारत के राज सचिव, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था दोस्तों। आगे देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदु हैं ये देखेंगे हम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाते हैं। मतलब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी 1909 का भारत परिषद अधिनियम को जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। आगे देखते हैं, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब इसका ये हुआ कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। आगे देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके मुख्य पॉइंट क्या क्या हैं देखते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। इन दोनों के नाम से ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। पहली बार देश के द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था स्थापित की गई। मतलब लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना हुआ। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अभी भी है दोस्तों लंदन में भारत का उच्चायुक्त का कार्यालय। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया दोस्तों। मतलब पहले केंद्र का और राज्य का बजट एक साथ होता था। अब 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र का बजट और राज्य का बजट दोनों को अलग अलग कर दिया गया दोस्तों। आगे देखेंगे साइमन आयोग के बारे में कुछ बिंदु। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। साइमन आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। आयोग के प्रावधानों को विचार करने के लिए 3 गोल में सम्मेलन हुआ। मतलब आयोग का जो प्रावधान थे सारे, उस पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? जैसा कि आप लोग को पता होगा, वो ब्रिटेन में हुआ था। संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। आगे देखेंगे सांप्रदायिक अवार्ड, इसके कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। दलितों के विस्तारित निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। अब दलितों को भी अलग से निर्वाचन का व्यवस्था किया गया, इसलिए इसे सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं जिसको हम अभी देखेंगे। 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां तैयार की: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र में संघ सूची, राज्यों में प्रांतों में राज्य सूची, और जो केंद्र और राज्य से दोनों से संबंधित हो उसके लिए समवर्ती सूची। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ किया गया। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मतलब हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं इससे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935। तो अधिनियम किस अधिनियम के तहत हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन हुई। आगे देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय सेवा आयोग या संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1937 में
संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये सारे भारत शासन अधिनियम के 1935 के एक मुख्य बिंदु थे दोस्तों। इसको ध्यान में याद रखेंगे, इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947 देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का विभाजन के योजना पेश की। वायसराय के पद को अब समाप्त कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में भारत के सचिव का भी पद समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की गई। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को निकाल दिया गया दोस्तों। तो यह हमारे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, उसमें कौन कौन से दोस्तों। पहला देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें फर्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामलों के एवं शोध विज्ञान के, इनके पास जवाहरलाल नेहरू के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह, सूचना और प्रसारण या राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा मंत्रालय। डॉक्टर जॉन मैथाई के पास रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। आर सन्मुगम रेड्डी शेट्टी के पास वित्त मंत्रालय। इस तरह दोस्तों ये सारे हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पास विधि मंत्रालय, कानून मंत्री थे। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय, मतलब श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय था, रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय, मतलब स्वास्थ्य मंत्री थे। सी.एच. भाभा वाणिज्य मंत्रालय, मतलब वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति के मंत्री थे। नरहर विष्णु गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा के मंत्री थे। दोस्तों इस तरह से हम देखें कि 1947 जो पहला कैबिनेट हुआ उसमें कौन कौन से लोग को मंत्रालय दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो कैसा है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले बार नेक्स्ट वीडियो हम लेके नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू दोस्तों।